विजय अपने काम से लौट रहा था। उसके पास गाड़ी थी, जिस गाड़ी से वो जा रहा था। और जैसे वो एक चौराहे को क्रॉस करता है तो उसी दौरान अचानक से उसकी नज़र पड़ती है कुछ लोगों पर जो कि फुटपाथ पर झुंड लगाकर खड़े हुए थे। और इस बात को देखकर उसे भी जिज्ञासा होती है कि वो भी देखे कि आखिर इस भीड़ के अंदर है क्या। उसके बाद वो अपनी गाड़ी साइड में लगाता है और उतरकर भीड़ को चीरता हुआ जैसे ही अंदर जाता है तो उसके अंदर जो महिला थी वह बेहोश पड़ी हुई थी। और उस महिला को देखकर विजय पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि यह उसकी तलाकशुदा पत्नी है, जिससे आज से 7 साल पहले उसका तलाक हो गया था। और उसकी पत्नी ने एक ऐसी ही बात पर उसे तलाक दिया था क्योंकि उसके शौक बड़े बड़े थे और वह अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहती थी। लेकिन आज वो ऐसी हालत में फुटपाथ पर बेहोश क्यों पड़ी हुई है, इस बात को जानने की जिज्ञासा विजय को हैरान परेशान कर देती है। और उसके बाद जो विजय होता है उसे फिलहाल तो हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन इसके बाद जो जिंदगी में होता है उसके बारे में ना तो विजय ने कल्पना की थी और ना ही उसकी जो तलाकशुदा पत्नी थी उसने कल्पना की थी। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेंड वन चैनल। आज की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक विजय नाम का लड़का काम किया करता है एक कंपनी के अंदर और उसके घर पर उसके माता पिता हैं। विजय जो होता है वह अपनी ज़िंदगी को बड़ी सरलता से जिया करता है, खूबसूरत है, जवान है और कामयाब भी है। क्योंकि उसने माता पिता ने भले ही मेहनत की हो, लेकिन फिलहाल जब कंपनी में लग चुका है तो यहाँ पर माता पिता जो होते हैं वह अब अपनी ज़िंदगी में चैन की सांस ले रहे हैं, क्योंकि बेटा अच्छा कमाया करता है और वही पैसे डाल दिया करता है। अब विजय लखनऊ की उस कंपनी में काम किया करता था और वहीं पर एक लड़की, जिस लड़की का नाम होता है सरोज से उसकी मुलाकात हो जाती है एक दिन रास्ते में। क्योंकि वैसे तो विजय उस सरोज को पहले से ही जानता था, क्योंकि जहां पर वह किराए का कमरा लेकर रहा करता था उसी के पड़ोस में सरोज रहा करती थी। लेकिन आज तक उन दोनों ने एक दूसरे को दूर से देखा था, बट आज रास्ते में जाते वक्त वह अपने खाने के लिए कुछ सब्जियां ले जा रहा था, क्योंकि उसे यहीं पर रहना पड़ता था, तो खुद से बनाया करता, खुद से खाया करता। और जब वह सब्जियों को ले जाता है तो उसी दौरान जो सरोज होती है वह भी उसी ठेले से सब्जी खरीद रही थी। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और देखने के बाद मुस्कुरा देते हैं। अब जैसे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं तो यहाँ पर दोनों का परिचय होता है और इसके बाद ये बातें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं। सरोज और विजय एक दूसरे को जब घर पर भी देखा करते तो मुस्कुराया करते, और यहाँ तक कि सरोज जब विजय से अच्छी तरह से परिचित हो जाती है कि वह बहुत ही अच्छा है, तो इसी वजह से वह अपने घर से सब्जी वगैरह बनाकर भी उसे दे दिया करती। इधर जब सरोज के घर वालों को ये पता चलता है कि हमारी लड़की उस लड़के को सब्जी वगैरह दिया करती है, तो वह समझ जाते कि कहीं ना कहीं लड़की उस लड़के को पसंद किया करती है। और उसके बाद जब वह विजय के बारे में पता निकालते हैं तो उन्हें भी विजय बड़ा ही अच्छा लगता है। उसके बाद सरोज और विजय जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं और यहाँ पर एक दिन दोनों को एक दूसरे से प्यार का इजहार भी हो जाता है। यानी कि विजय जो होता है वो सरोज से अपने प्यार का इजहार कर देता है और जो सरोज होती है वो विजय से अपने प्यार का इजहार कर देती है। दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया था और जैसे ये बात विजय के घर वालों को पता चलती है तो वो लोग भी कह देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो बेशक से हमारा बेटा अगर किसी लड़की को पसंद करता है तो उसे शादी कर लेगा, हमें इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। यहाँ पर होता भी ऐसा ही है, क्योंकि जब घर का बेटा कमाने लगता है तो कमाने वाले बेटे के फैसलों पर बहुत कम उंगलियां उठाई जाती हैं। अब जो विजय होता है वह भी सरोज को पसंद करता था, सरोज भी विजय को पसंद करती थी और दोनों के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए एग्री हो जाते हैं। तो उसके बाद इन दोनों की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद विजय और सरोज दोनों यहीं लखनऊ के अंदर ही रहने लगते हैं। अब विजय ने थोड़ा बड़ा घर ले लिया है और उसके अंदर रहा करता है। माता पिता के पास अब भी बराबर पैसा भेजा करता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि माता पिता के पास विजय का एक छोटा भाई भी है और उसकी पढ़ाई लिखाई को भी उसे ही देखना है। धीरे धीरे करके विजय जो होता है उसकी जो सैलरी है वो भी बढ़ जाती है और इधर यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है सरोज, उसके भी खर्चे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन फिलहाल वह चुपचाप रहती है घर के अंदर। विजय से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती है। दोनों पति पत्नी में गहराई प्यार था, लेकिन तभी धीरे धीरे जैसे कुछ समय बीतता है तो समय के साथ साथ सरोज को अपनी सहेलियों से मुलाकात होने लगती है और जब उसकी मुलाकात उसके सहेलियों से होती है तो यहाँ पर सरोज के अंदर एक अजीब सा परिवर्तन आने लगता है।
वह अपने पति से अजीब अजीब चीज़ों की डिमांड करने लगती है। कोई जैसे महंगा सामान हुआ, लग्जूरियस ज्वेलरी हुई, या फिर कुछ ऐसा जो कि विजय जो होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब इस बात को सुनकर जो विजय है वह सरोज को समझाने लगता है। कहता है कि देखो, मैं इतना पैसा तुम्हारे ऊपर खर्च नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेवारी है और साथ में माता पिता भी हैं। उन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना। इस बात को सुनकर जो सरोज है वो नाराज तो होती है, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कहती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ सरोज की मुलाकात उसकी सहेलियों से ज़्यादा ही बढ़ने लगती है। और जब वह अपने पतियों की बड़ाई किया करती कि हमारे पति ये दिलाया करते हैं, हमारे पति वो दिलाया करते हैं, तो उसके बाद उसे भी लगता कि उसका पति भी उसे ऐसे ही दिलाए। और उसके बाद एक दिन अचानक से वह काफ़ी ज़्यादा इस बात के लिए लड़ाई करने लगती है। पति उसे समझाता है कि देखो, मेरी कंडीशन तुम्हें पता है और फिर भी तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो यहाँ पर जो सरोज है वो कहती है कि मुझे नहीं पता कुछ भी, जिस तरह से और मेरी सहेलियों के पति उनसे प्यार किया करते हैं और उनके लिए अच्छे अच्छे सामान खरीदते हैं, तुम्हें भी मेरे लिए खरीदना होगा, भले अपने घर वालों को पैसा देना बिल्कुल से बंद कर दो। अब ये बात एकदम से विजय के दिल में लग जाती है, क्योंकि घर वालों ने पाल पोस कर उसे बड़ा किया था, इस काबिल बनाया था कि वह अपने दम पर अपनी जिंदगी को जी सके। लेकिन पत्नी उनसे ही अलग होने के लिए और उन्हें पैसा न देने के लिए उससे कह रही थी। वो एकदम से अपनी पत्नी को धमका देता है। कहता है कि देखो, ऐसा मत करो, ये मेरे घर वाले हैं और इन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया है जो तुम्हें पसंद आ गया। लेकिन पत्नी रुकती नहीं है और उसके घर वालों के बारे में दो चार बातें ऐसी कह देती है जो लड़के के दिल पर इतनी बुरी तरह से लग जाती हैं कि वह उसके ऊपर हाथ उठा देता है। अब जैसे ही वो उसके ऊपर हाथ उठाता है तो यहाँ पर जो पत्नी होती है वह एकदम से नाराज होती है और उसके बाद रूठ कर अपने मायके चली जाती है। मायका ज़्यादा दूर ही नहीं था, यहाँ से पैदल पैदल भी वो लगभग 15 से 20 मिनट में मायके तक पहुँच जानी थी। अब वह वहाँ पर चली जाती है। विजय घर के अंदर अकेला रह जाता है, लेकिन उसे इस बात का गुस्सा भी था कि उसकी पत्नी ने उसके घर वालों को पैसा देने से मना किया है, जिन घर वालों ने उसे इस काबिल बनाया है, क्योंकि वो सच में ही अच्छा बेटा था। और इसीलिए ये सब कुछ सोचकर वह गुस्सा होकर लगभग 4 से 5 दिन तक तो घर पर बैठा रहता है। लेकिन जैसे ये बात उसके माता पिता को पता चलती है तो वो लोग कहने लगते हैं कि बेटा देखो, घर के अंदर छोटी मोटी अनबन हर घर के अंदर हुआ करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम अपनी पत्नी को मनाने के लिए ही नहीं जाओ। इस बात को सुनकर विजय कहता है कि आपको पैसे देने से मना कर रही थी, लेकिन माता पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो गुस्से गुस्से में बोल दिया होगा, अब तुम जाओ अपनी पत्नी को मनाकर लेकर आओ। उसके बाद जो विजय होता है वह अपनी पत्नी को मनाने के लिए पहुंच जाता है और वहां पर जाकर जब अपनी पत्नी से कहने लगता है कि चलो जो बातें हो गई उन्हें भूल जाओ और चलो यहाँ से। लेकिन तभी जो पत्नी होती है वह जाने से साफ मना कर देती है। कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी और अगर मेरे साथ ऐसा ही हुआ तो मैं बिल्कुल भी वहां पर नहीं रह सकती। इधर यहाँ पर जो उसके घर वाले होते हैं वह भी विजय से उल्टा झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन तभी जो विजय है वह कहने लगता है कि ठीक है, अगर आप नहीं भेजना चाहते तो बेशक से मत भेजो, लेकिन मैं अपने घर वालों को खर्चा देना बंद करके आपकी बेटी के नाजायज मांगों को पूरा नहीं कर सकता, जो खामाखा की मांगे हैं। अब इसका समय तो अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा है। ये बात जैसे ही लड़की के घर वालों को पता चलती है, सरोज के को, तो उसके बाद वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लड़की ने अब तक यही बता रखा था कि वो ना मुझे पिटाई लगा दी खामखा छोटी मोटी बातों पर, किसी कहे को लेकर, यानी कि मैंने कहा करने में थोड़ी सी लेट कर दी थी, यानी कि उसने अपने घर वालों से झूठ बोला था। अब जैसे ही सरोज का झूठ घर वालों के सामने आता है तो उसके बाद कहने लगते हैं कि बेटा क्या कह रही थी हमारी बेटी, तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे घर वालों को पैसा देने से मना कर रही थी। लेकिन तभी जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि बेटा हमसे तो इसने कहा है कि बेमतलब की उसने मुझ पर हाथ उठाया है और इसीलिए मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। अगर ऐसी बात है तो हम इसे तुम्हारे साथ भेज रहे हैं। ऐसा कहकर वो उसे भेजने के लिए कह देते हैं कि देखो सरोज, अब यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है और ऐसी छोटी मोटी बातों को लेकर तुम परेशान ना ही हो तो ही बच्चा अच्छा है, क्योंकि अगर तुम अपने से ऊपर वालों को देखोगी तो सब कुछ तुम्हें बेकार लगेगा, लेकिन तुम्हारे से नीचे तत्व के भी लोग होते हैं, अगर उनको देखोगी तो उसके बाद तुम्हें जिंदगी अच्छी लगने लगेगी। तुम्हारे पास जो कुछ है उस चीज के लिए कुछ लोग बहुत ही ज्यादा तड़पा करते हैं। इस बात को सुनकर सरोज को जब अपना भेद खुलता हुआ दिखाई देता है तो वह जोर जोर से चीखने लगती है, अपने घर वालों को ही अपनी गलती को छुपाने के लिए धमकाने लगती है। लेकिन घर वाले इस बात को बिल्कुल भी सहन नहीं करते हैं। कहते हैं देख, अगर इस बात पर तू रूठ कर यहाँ पर रहना चाहती है तो बिल्कुल भी हम तुम्हें अपने पास नहीं रखेंगे, जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ पर चले जा और हमारा तुमसे कोई भी नाता रिश्ता नहीं है। इस बात को सुनकर सरोज भी गुस्से में आती है और उसके बाद कहती है कि ठीक है, यहाँ से भी चली जाती हूँ, लेकिन इसके साथ मैं नहीं रह सकती।
ऐसा कहकर वह वहां से रूठ कर निकल जाती है। इधर यहाँ पर जो उसका पति होता है वह भी वहां से वापस अपने घर चला जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सरोज की तरफ से तलाक के जो डॉक्यूमेंट हैं वो घर पर आते हैं। अब जैसे इस तलाक के डॉक्यूमेंट को जो विजय होता है वो देखता है तो हैरान हो जाता है कि भला इतनी सी छोटी सी बात को वो समझ नहीं सकती। लेकिन जब तलाक के डॉक्यूमेंट आ गए तो इसका मतलब ये था कि उसकी जो पत्नी थी वह अगर रहेगी तो उसी कंडीशन पर रहेगी, वरना उसे तलाक चाहिए। तो इसके बाद वह भी तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह अपने माता पिता की देखभाल करना चाहता था और इसीलिए वह अब अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसके दी गई तारीख पर पहुंचता है कोर्ट में और वहां पर उन दोनों का कुछ ही दिनों में तलाक भी हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से अलग तो हो जाते हैं। लेकिन विजय को बार बार अपनी पत्नी की वो बातें याद आया करती हैं और जब घर वाले कहा करते हैं कि बेटा तू दूसरी शादी कर ले तो वह साफ मना कर दिया करता है। कहता है कि माँ बाबूजी आपके पास छोटा है, अब मैं किसी और से शादी करूंगा तो और वो भी ऐसे ही करने लगी तो उसके बाद फिर से आपकी देखरेख नहीं हो पाएगी। घर वाले खूब कहते हैं कि हम तो अपना देख लेंगे, तू अपने घर को बसा ले, कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले भी उन्होंने कहा था जब तलाक नहीं हुआ था, लेकिन विजय ने साफ मना कर दिया था। अब इसके बाद जो घर वाले होते हैं वह कह कहकर जब थक जाते हैं तो कहना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे इन बातों को लगभग 7 साल बीत जाते हैं। 7 साल के अंदर जो विजय होता है उसकी पोस्टिंग और भी ज़्यादा बढ़ गई है। उसे लखनऊ के अंदर रहने के लिए मकान मिल गया है, जिसके अंदर वह अपने माता पिता और छोटे भाई को लेकर आ गया है और वो लोग इसके साथ ही रहा करते हैं। आने जाने के लिए कंपनी ने उसे एक गाड़ी दे रखी है, जिस गाड़ी से वो आया जाया करता है। और तभी एक दिन की बात होती है, शाम के समय जब अपने काम से लौट रहा था तो उसी दौरान अचानक से जब एक चौराहे को क्रॉस करता है तो चौराहे से सड़क की दूसरी ओर फुटपाथ पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और जैसे विजय इन लोगों की भीड़ को देखता है तो न जाने कैसे उसे लगता है कि क्यों ना इसके अंदर झांक कर देखा जाए आखिर क्या हो गया, क्योंकि लोग आ रहे थे और देखकर जा रहे थे और ऐसा मुंह कर रखा था कि बेचारी कितनी परेशान है। अब इस बात को सुनकर देखकर वह अपनी गाड़ी को साइड में रोकता है और रोकने के बाद भीड़ को चीरता हुआ जैसे ही अंदर घुसता है तो अंदर वह देखता है कि एक महिला बेसुध पड़ी हुई है और जैसे उस महिला की शक्ल देखता है तो वह महिला और कोई नहीं, उसकी वही तलाकशुदा पत्नी सरोज थी, जिससे आज से 7 साल पहले उसका तलाक हो गया था। लेकिन उसके कपड़ों को देखकर वह पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि यह महंगे सामानों की शौकीन थी और इसीलिए उसने उसे तलाक दिया था। और जहां पर जो विजय है वो समझ रहा था कि शायद उसने किसी और से टांका भरा लिया है, लेकिन यहां पर यह ऐसी हालत में इसको देखकर हैरान हो जाता और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर बात क्या है। अब फिलहाल वो बेहोश पड़ी हुई थी तो उसके बाद वह सबसे पहले उसे इंसानियत के नाते कह लो या फिर उसका उससे पुराना रिश्ता था और कुछ पुरानी यादें उसकी ताज़ा हो गई थी, तो इसी वजह से वह उसे लेकर सीधा पासी के हॉस्पिटल में ले जाता है और वहां पर ले जाकर एडमिट कराता है। लगभग आधा से 1 घंटे बाद डॉक्टर साहब जो होते हैं वो उसे होश में ले आते हैं और उसके बाद जब डॉक्टर साहब बताते कि वो होश में आ गई है और उसके बाद विजय उसके पास जाता है तो यहाँ पर जो सरोज है वह एकदम से विजय को देखकर अपनी आंखें नम कर लाती है और कहने लगती है कि आप ही मुझे लेकर आए थे क्या। तो यहाँ पर जो विजय है वो कहता है कि हाँ मैं ही लेकर आया था, लेकिन तुम इस हालत में ऐसे कैसे पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर जो सरोज होती है वो कहती है कि कुछ भी नहीं, बस मेरे कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही थी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो विजय है वो कहने लगता है कि मतलब क्या है तुम्हारा। तो यहाँ पर जो सरोज होती है वो विजय की तरफ देखते हुए फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि सबसे पहले तो तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हारे साथ मैंने ऐसा किया। इस बात को सुनकर जो विजय है वो कहता है कि आखिर बात क्या है, मुझे बात बताओ। तो यहाँ पर जो सरोज है वो कहती है कि पहले माफ़ करने का वादा करो और मुझे माफ़ कर दोगे तो उसके बाद ही मैं आगे की बात बताऊंगी। तो इसके बाद जो विजय होता है वह उसे माफ़ कर देता, कहता कि हाँ ठीक है माफ़ किया, अब बताओ आखिर बात क्या है। तो उसके बाद जो सरोज होती है वो उसके बाद की पूरी कहानी आंखों में आंसू लेकर विजय को बताने लगती है। कहती है कि जब मैंने तुम्हें तलाक दिया था तो मैंने सोचा था कि पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ और मैं भी अपने दम पर नौकरी करके अपने सपनों को पूरा करूंगी, इसीलिए मैंने तुम्हें तलाक दे दिया और एक किराए के कमरे में रहने लगी, क्योंकि जो कानों की बालियां मेरे पास थी उन्हें बेचकर मैंने इतने पैसे तो ले ही लिए थे जिन पैसों से कुछ दिन तक मेरा गुजारा हो सके। अब घर से मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर आई थी और उसके बाद मैं कंपनियों में नौकरियों के लिए इधर उधर भटकने लगती हूँ। नौकरियां भी मिल जाती हैं, लेकिन नौकरी मिलने के बाद भी यहाँ पर जो लोग होते हैं वो मेरी खूबसूरती का गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं और इसी वजह से मैं वहाँ पर काम नहीं कर पाती हूँ और उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह नौकरी ढूंढने लगती हूँ। इसी तरह से करते करते मुझे पता चलता है कि प्राइवेट कंपनियों के काम में तो अगर लड़की अपने आप को समर्पित कर दे अपने बॉस के सामने या बड़े अधिकारियों के सामने तो उसके बाद ही वो नौकरी कर सकती है, वरना उसका नौकरी करना नामुमकिन नहीं, बुरी तरह से मुश्किल है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो लड़की होती है सरोज, वह अब कंपनी की नौकरी छोड़कर इधर उधर घरों में काम ढूंढने लगती है। जब वह घरों में काम ढूंढती है तो उसे घरों में काम
मिल भी जाता है और उसके बाद वह लगातार काम करने भी लगती है। दरअसल उसे एक बुजुर्ग पति पत्नी मिल गए थे जिनके बेटे विदेश में काम किया करते थे और वहां पर वह सुबह से शाम तक काम किया करती और उसे इतने पैसे मिल जाते जिससे उसका गुजारा हो जाए। बाद में बार बार उसे विजय की याद आया करती है और वो सोचा करती है कि इससे तो काफ़ी ज़्यादा था मेरे पास, जिस तरह से अब रह रही हूँ, कम से कम अपने पति की बनकर रहती तो उसके बाद कुछ नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि घर वालों से भी उसका कॉन्टैक्ट टूट गया है और विजय से भी उसका कॉन्टैक्ट पूरी तरह से टूट गया है। तो उसके बाद वह अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से जीने लगती है और धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ 7 साल जैसे अब हुए हैं, यानी कि 7 साल जब कंप्लीट होते हैं तो उसी दौरान यहाँ पर वो बुजुर्ग दंपति जो होते हैं उनके बच्चे आते हैं और आने के बाद उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद जो लड़की होती है सरोज, वह अब फिर से बिना नौकरी के अनएम्प्लॉयड हो गई थी और उसके बाद फिर से वह नौकरी ढूंढने लगती है। फिर से घरों में जाती, घरों में नौकरी के लिए ढूंढती, लेकिन इतने पैसे तो उसे नहीं मिलते हैं। थोड़े पैसों में वह नौकरी तो लग जाती है, लेकिन नौकरी लगने के बाद फिर से वही सब चीज़ उसके सामने आ जाती है। घरों के अंदर भी जो जवान लड़के या घर के जवान पुरुष हुआ करते वो उसके ऊपर गलत निगाह रखा करते और उसे तरह तरह से परेशान किया करते। उसके बाद वह तरह तरह से नौकरी छोड़कर इधर उधर नौकरी की तलाश में घूमती रहती है। लेकिन इसी दौरान उसके सारे पैसे जो कुछ भी उसके पास थे वो सारे पैसे खत्म हो चुके थे और जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद जो लड़की होती है वो पूरी तरह से बेबस और बेसहारा हो जाती है। वह अपने भूख को मार मार कर अपनी ज़िंदगी को जी रही है, सोच रही है कि फिर से उसे किसी बुढ़े लोगों के घर में ऐसे नौकरी मिल जाए और वहाँ से उसे कैसा भी कोई खतरा ना हो। लेकिन उसके बाद उसे जब नौकरी नहीं मिलती है तो धीरे धीरे करके कम खाने की वजह से वह पूरी तरह से बीमार हो जाती है और बीमार होकर अचानक से जब उस सड़क को क्रॉस कर रही थी तो फुटपाथ पर जाते ही एकदम से उसे चक्कर आते हैं और चक्कर खाने की वजह से वह वहीं फुटपाथ पर गिर जाती है और उसके बाद जो विजय है उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। इस कहानी को कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मैं जब इस दौरान बार बार ये सोचा करती कि कभी अगर मेरा मुलाकात हो गई विजय से तो मुझसे माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि मैंने बहुत गलत किया है, अपने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। अब इसी चीज़ की माफ़ी मैं तुमसे मांग रही हूँ। ऐसा कहकर वह रोने लगती है। लेकिन तभी जो विजय होता है वो उसकी आंखों के आंसू को पहुँचता है और कहता है कि देखो पहले तो चुप हो जाओ, जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ तुम्हारी किसी गलती की वजह से हुआ था। क्या उस गलती के बारे में मैं जान सकता हूँ? आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि स्टार्टिंग में तो तुम आराम से रहा करती थी। उसके बाद जो लड़की होती है सरोज, वह सोचती और सोचने के बाद कहती है कि वो सब कुछ मेरी उन सहेलियों की वजह से हुआ था, जिन सहेलियों से बाद में जब मैंने मदद मांगी तो उनकी सच्चाई मेरे सामने आ गई। दरअसल वो सब कुछ जो कुछ भी दिखावा किया करती थी वो केवल एक दिखावा था। उनके पति भले उन्हें पैसे से सामान दिला दिया करते लेकिन उनको समय नहीं दिया करते, और जब मैंने कहा कि मुझे काम दिला दो तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पति से तो मुलाकात ही नहीं हो पाती हैं, वो तो कई कई दिनों को कई कई हफ्तों के लिए बाहर रहा करते हैं और ऐसे छोटे मोटे काम के लिए मैं भला उनसे कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि वो अपने पतियों से इसी बात को लेकर दवा करती थी कि वो उन्हें अच्छे अच्छे सामान दिलाया करते हैं। जब ये सच्चाई सामने आ जाती है तो उसी दिन के बाद मुझे लगने लगता है, लेकिन अब तक इन बातों को लगभग 2 साल हो गए थे और 2 साल के अंदर मैंने सोचा कि तुम्हारी शादी हो गई होगी और जब तुम्हारी शादी हो गई तो क्यों मैं तुम्हारी ज़िंदगी को इस तरह से भंग करूं। लेकिन वहीं पर जो विजय होता है जब इसकी पूरी कहानी को सुन लेता है और उसकी आंखों में सच्चे पश्चाताप के आंसू देखता है तो उसके बाद कहता है कि अगर अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई हो तो क्या तुम दोबारा से घर बसाना चाहोगे? यहाँ पर जो सरोज है उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगती है और कहने लगती है कि मतलब क्या है, क्या तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है? तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ बिल्कुल से मेरी शादी नहीं हुई है। जिस तरह से तुम अपनी ज़िंदगी को इधर उधर व्यतीत कर रही हो मेरा भी कहीं मन नहीं लगता और मैं तुम्हें याद कर करके अपनी ज़िंदगी को ऐसे जिया करता हूँ क्योंकि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। इस बात को सुनकर जो सरोज होती है वह एकदम से उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुम मुझे अपने घर की नौकरानी बनकर भी रखोगे तो मैं नौकरानी बनकर रहने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे एक बार माफ़ करके अपना लो। तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है चलो मेरे साथ। और उसके बाद 7 साल बाद अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुँचता है और जैसे ही माता पिता सरोज को देखते हैं तो सरोज उन्हें देखते ही एकदम से उनके पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन वो लोग उसे माफ़ करते हैं। और जब बेटे से पूछते हैं बेटा इसे क्यों लेकर आए तो वह कहने लगता है कि माँ इसे ने ऐसे ऐसे माफ़ी मांग ली है और यह अब मेरे साथ रहने के लिए तैयार है। इसकी ज़िंदगी में बहुत सारे कष्ट हैं तो क्या मैं इसे अब अपने साथ रख सकता हूँ? तो यहाँ पर माता पिता भी हामी भर लेते हैं और आज के समय में वो दोनों एक साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि
ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।